अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जी सब? जी, सबसे पहले तो सबको सॉरी, कुछ काम की वजह से हम पिछले वीक्स में लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सके। इस वजह से आज का जो लेक्चर है वो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसमें हम कुछ ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे एक या आने वाली एक और वीडियो के अंदर हम अपनी सीएसएस को कवर कर सकें। ठीक है। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ उनका भी शुक्रिया जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हमने आपसे शेयर किया था कम्युनिटी के अंदर कि हमारे पास जो क्लासेस चल रही हैं गूगल क्लासरूम में, हम उसकी असाइनमेंट्स वगैरह असाइन कर रहे हैं। तो वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब और कम्युनिटी, वहाँ पे लोगों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम है। बहुत कम बच्चे अपनी असाइनमेंट्स कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं। मैंने पहले दिन बताया था कि इस कोर्स के अंदर या इस फील्ड के अंदर आपका बहुत ज़्यादा जो रोल है वो आपके काम का है, आपकी प्रैक्टिस का है। अगर आप मेरा लेक्चर सुनने के बाद या कोई भी चीज़ सुनने के बाद उसे इग्नोर कर देते हैं या उसको रिपीट नहीं करते, तो वो कुछ दिन के बाद आपको भूल जाएगी, फिर आपको दोबारा से वो चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि आप ख़ुद को भी कंसिस्टेंट रखें और अपने लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है सीएसएस का। इसके अंदर हम हमारे कुछ मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है बॉक्स मॉडल, और उसके बाद शेडोज़, टेक्स्ट को शेडो किस तरह देना है, बॉर्डर को शेडो किस तरह देना है, बॉक्स को शेडो किस तरह देना है। उसके बाद हमारे पास लिस्ट्स आ जाती हैं, पोजीशंस आ जाती हैं, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, और हम स्टार्ट देखेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स क्या है, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और उसको थोड़ी सी स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज़ को ऐड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी बॉक्स मॉडल। आज के लिए हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे टॉपिक्स सीएसएस बॉक्स मॉडल, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्स्ट शैडो एंड बॉक्स शैडो, लिस्ट स्टाइलिंग, सीएसएस पोजीशंस, सीएसएस डिस्प्ले और फ्लेक्स बॉक्स। इसके हम बेसिक्स को कवर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, इसके बाद आपको कुछ चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी कि एक्चुअल में लेआउट्स कैसे बनते हैं, डिज़ाइंस कैसे बनते हैं। काफ़ी हद तक आज के लेक्चर के बाद आपको ये चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला टॉपिक सीएसएस बॉक्स मॉडल। अब ये बॉक्स मॉडल है क्या? हर एलिमेंट का एक बॉक्स मॉडल होता है जिसको हम देखते हैं। हर एलिमेंट के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसको मिला के हम उसका साइज़ मालूम करते हैं, एक्चुअल साइज़, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं बॉक्स मॉडल। जैसे अगर आपने किसी एक कमरे का या किसी एक जगह का एरिया निकालना होता है और आपको हाइट विड्थ दरकार होती है, इसी तरह जब आपने किसी भी एलिमेंट का साइज़ निकालना है तब आपको बॉक्स मॉडल को फॉलो करना पड़ता है, जो कि कुछ कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट होता है, और उन कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ को सम अप करके आप किसी भी एलिमेंट का एक्चुअल साइज़ निकालते हैं। अब इनमें सबसे पहला हमारे पास कंपोनेंट आ जाता है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? उस एलिमेंट के या उस टैग के अंदर मौजूद टेक्स्ट या इमेजेस वगैरह। उसके बाद पैडिंग आ जाती है। पैडिंग होती है उस कंटेंट के और जो किसी भी एलिमेंट की बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन तक का फासला, यानी इंटरनल जो हमारे पास फासला होता है किसी भी कंटेंट से लेके किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर तक, उसे हम पैडिंग बोलते हैं। ये इमेजिनरी और ट्रांसपेरेंट होते हैं। और उसके बाद हमारे पास बॉर्डर आ जाता है, जो कि किसी भी एलिमेंट का एज होता है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन होती है। और उसके बाहर वाली जो स्पेस है, बाउंड्री से अंदर वाली स्पेस पैडिंग है, और बाउंड्री से बाहर की तरफ जो भी स्पेस होगी उसे हम मार्जिन बोलते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास VS कोड में एक फ़ाइल ओपन है index.html की। इसके अंदर हम एक एलिमेंट बना लेते हैं। जैसे हमारे पास एक डिव है जिसकी क्लास बॉक्स है, और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, लॉरन, और
इसको हम जाके यहाँ पे हम कुछ स्टाइल दे रहे हैं, लेट्स से 400px, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और अब आ जाते हैं जी हमारे आउटपुट पे। ये कुछ हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। अभी हम राइट क्लिक करें, यहाँ पे किसी भी जगह पर राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल खुल रहा है। इसे हम बोलते हैं CSS बॉक्स मॉडल। ये बता रहा है कि आपका जो कंटेंट होगा वो ये ब्लूइश कलर में आएगा, उसके बाद आपकी जो पैडिंग होगी वो ये ग्रेइश से कलर में, बॉर्डर आपका इस कलर में आएगा और मार्जिन इस कलर में। तो हम किसी भी एलिमेंट पे जब जाएंगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो सारा हमारा HTML यहाँ पे है। बॉडी के अंदर अगर मैं बॉक्स पे जाता हूँ और बाद में इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये इसका कंटेंट है। अभी हमारे पास पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन कुछ भी नहीं है। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं जी पैडिंग किस तरह से ऐड करते हैं, यानी बॉर्डर के और कंटेंट के दरमियान फासला किस तरह से बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हम पैडिंग लिखेंगे, पैडिंग, और यहाँ पे पिक्सल्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने लिखा 30 पिक्सल्स, तो अब हमारे पास ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इससे पहले हमारे पास कुछ इस तरह था, और इसके बाद अब इसकी बाउंड्री के और कंटेंट के दरमियान 30 पिक्सल का फासला आ गया। दोबारा से इंस्पेक्ट मोड ओपन करेंगे, देखते हैं। अब मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें, ये कंटेंट है, ये हमारी पैडिंग है, ये कंटेंट, ये पैडिंग, उसके बाद बॉर्डर आ जाएगा। अब पैडिंग का हमारे पास आ जाती है जी, पैडिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से हम दे सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर आप सिर्फ चाह रहे हो कि मैंने टॉप से पैडिंग देनी है तो आप लिख सकते हो पैडिंग टॉप, और इसके अंदर जितनी भी वैल्यू, जैसे 70px, तो 70px आपको टॉप से पैडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं टॉप से ज़्यादा है और साइडों से कम। लेकिन अगर आप पैडिंग में लिख रहे हैं ये चीज़ तो चारों साइडों से एक ही फासला आएगा। और अगर आप अलग अलग डायरेक्शन से देना चाह रहे हो तो आप पैडिंग टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट्स आ जाते हैं कि अगर यहाँ पे मैं दो वैल्यूज़ पास करता हूँ, जैसे 30 पिक्सल और 70 पिक्सल, तो ये जो पहली वैल्यू ये टॉप और बॉटम के लिए आएगी, और ये जो सेकंड वैल्यू ये लेफ़्ट और राइट से आएगी। अब देखें यहाँ पे टॉप और बॉटम से पहली वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास थी अप्रोक्सीमेटली 30 पिक्सल्स, और लेफ़्ट राइट से आ गई 70 पिक्सल्स। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैंने अलग अलग डायरेक्शंस यहीं पे देनी है तो आप चार वैल्यूज़ दोगे, 10px और 100px। ये पहली हमारी टॉप के लिए होगी, दूसरी राइट के लिए, तीसरी बॉटम के लिए और चौथी लेफ़्ट के लिए। ये देखें टॉप पहली वैल्यू, राइट, बॉटम एंड लेफ़्ट, इसी तरह से ये मूव करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी पैडिंग के बाद, अब हमारे पास सेकंड हमारे पास आ जाती है जी बॉर्डर। बॉर्डर हमारी बाउंड्री लाइन होती है बेसिकली किसी भी एलिमेंट की। तो इसके अंदर हम सब तीन चीज़ें पास करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी, यानी मोटाई कितनी होगी, उसके बाद बॉर्डर किस टाइप का आएगा, और थर्ड हमारे पास आएगा जी बॉर्डर का कलर कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 10px इसकी विड्थ होगी, उसके बाद इसकी जो टाइप होगी सॉलिड होगी। इसके अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको हम डिस्कवर करेंगे, और इसका जो कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। तो 10 पिक्सल मोटा बॉर्डर सॉलिड फॉर्म के अंदर ब्लैक कलर में, तो ये कुछ इस तरह से हमें बाउंड्री लाइन में नज़र आएगा। ठीक है, ये है बाउंड्री लाइन, और बाउंड्री लाइन से और कंटेंट के दरमियान फासला है ये वाला फासला पैडिंग, और ये है हमारा कंटेंट, ये है हमारा बॉर्डर, और इसके बाहर वाली साइड पे अब हम लिखेंगे मार्जिन। सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड की जगह हम क्या लिख सकते हैं। सॉलिड की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे डबल,
ये कुछ इस तरह से बॉर्डर आएगा। ये टाइप्स हैं बॉर्डर किस तरह से आएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डैश्ड, वो कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉटेड, वो कुछ इस तरह से आएगा। इसी तरह हमारे पास होता है इंसेट, ये कुछ इस तरह से आएगा टू टोन कलर में। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं, आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास मार्जिन आ जाता है। मार्जिन और पैडिंग के अंदर बाकी रूल सारे सेम हैं कि इसमें अगर आप एक वैल्यू दोगे हो तो वो चारों डायरेक्शन से आएगी। अगर आप दो वैल्यूज़ दोगे तो एक पहले वाली टॉप और बॉटम से, दूसरे वाली लेफ़्ट और राइट से। और अगर आप अलग अलग देना चाह रहे हो तो मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, ये सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट इसमें और उसमें फ़र्क इतना है कि ये पैडिंग जो थी वो थी बॉर्डर से और अंदर की तरफ, और जो मार्जिन होगा वो बॉर्डर से बाहर की तरफ होगा। जैसे कि अभी हम लिखते हैं मार्जिन 40px, तो ये बाहर से स्पेस लेगा। ये देखो, अब देखा जाए अगर हम इस इंस्पेक्ट मोड ओपन करते हैं, दोबारा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ से आके अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करूँ, तो ये मार्जिन मुझे बाहर अब नज़र आ रहा है कि ये हमारे एलिमेंट के साइज़ के अंदर मौजूद है। यहाँ से देखो हर कलर को उसने अलग अलग मेंशन किया हुआ है। अब जाके हमारे पास एक बॉक्स मॉडल पूरा आता है कि जब भी हमने किसी एलिमेंट का साइज निकालना है तो मुझे मार्जिन प्लस बॉर्डर प्लस पैडिंग प्लस कंटेंट सबको मिलाना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि मेरे एलिमेंट का एक्चुअल साइज क्या है। और इसके अंदर भी हम 10px और 20px करते हैं तो टॉप से ज़्यादा आएगा और बॉटम से ज़्यादा आएगा, लेफ़्ट और राइट से 10px आएगा। और मार्जिन टॉप, बॉटम और राइट आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं मार्जिन ऑटो लिख देता हूँ तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में ले आएगा, इसे स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में। अभी के लिए हम इसको 40px रख देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टेक्स्ट शेडो। अब ये जो टेक्स्ट शेडो है ये सिमिलर है हमारे पास बॉक्स शेडो के। अभी हम पढ़ेंगे बॉक्स शैडो भी और टेक्स्ट शैडो भी। सबसे पहले हम इसी बॉक्स को एक बॉक्स शैडो दे के देखते हैं। इसको लिखने का तरीका है जी बॉक्स शैडो, और इसमें हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ अप्रोक्सीमेटली रहती हैं। सबसे पहली दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बताती हैं कि पोजीशन क्या होगी, हमारे बॉक्स के शैडो की पोजीशन क्या होगी। जैसे अभी हम लिखते हैं एक्स एक्सिस में 20 पिक्सल, अगर हम पॉजिटिव देंगे तो ये जाएगा राइट की तरफ, अगर हम एक्स एक्सिस नेगेटिव देंगे तो ये जाएगा हॉरिजेंटली नेगेटिव की तरफ यानी लेफ़्ट की तरफ। अभी हमने पॉजिटिव दिया, उसके बाद वाई डायरेक्शन आ जाती है यानी कि वर्टिकली। वर्टिकली अगर आप माइनस में देंगे ये तो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर प्लस में देंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। अभी के लिए हम 20 पिक्सल वाई एक्सिस कर देते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आएगी कि स्प्रेड, यानी ब्लरनेस कितनी चाहिए आपको, इसके ऊपर कितना ब्लर चाहिए। तो हम 5px ब्लर रख लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास आएगा कलर कौन सा, तो हम ब्लैक कलर कर लेते हैं। तो अब हमारे पास अगर आउटपुट में देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ से शेडो गया 20 पिक्सल इसकी तरफ और एक्स वाई एक्सिस में 20 पिक्सल नीचे की तरफ आया, और ये हमारे पास एक शेडो बन के आ गया। अब ब्लर मैं जितना ज़्यादा करता जाऊँगा उतना इस पे ब्लर आता रहेगा। और डायरेक्शन अब मैं माइनस लगा दूंगा, वाई डायरेक्शन माइनस लगा दूंगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा कुछ इस तरह से। और अगर मैं इसको माइनस लगा दूंगा तो ये अब लेफ़्ट की साइड में आ जाएगा कुछ इस तरह। और इसको हम 2 पिक्सल कर दें, 2 पिक्सल कर दें तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास एक शेडो जनरेट करके देगा। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी भी होती है इसके अंदर, ये होती है जी स्प्रेड करने की, यानी कि फैलेगा कितना, कितने पिक्सल ये स्प्रेड करेगा। ये हमारे पास ऑप्शनल प्रॉपर्टी होती है। तो इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टीज। सबसे पहली
एक्स एक्सिस में कहाँ पे फॉल करेगा, वाई एक्सिस में कहाँ पे फॉल करेगा, ये हो जाएगी ब्लरनेस कितनी आएगी, चौथा होगा स्प्रेड कितना करेगा, और पांचवा इसका कलर क्या होगा। और यही सेम रूल्स हमारे पास टेक्स्ट शैडो के अंदर चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, और इस H1 को मैं यहाँ पे बाय टैग नेम टारगेट करूँगा, H1 लिखूँगा। बॉक्स शैडो की जगह हम लिखेंगे टेक्स्ट शैडो। और यही सारी प्रॉपर्टीज़ अगर हम उठा के यहाँ पे रख दें, तो मैंने बोला था कि ये सेम काम करेंगे, जस्ट इसके अंदर ये एक प्रॉपर्टी नहीं आएगी आपकी, जो कि है बेसिकली किसकी है, ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी है इसकी स्प्रेड की। अब इसके अंदर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो सारा सिनेरियो चलेगा, ब्लरनेस चलेगी, सब कुछ इसके अंदर चलेगा। ये देखें, ये ब्लरनेस हमने बहुत कम कर दी, तो अगर मैं इसको 7px कर दूं तो ये कुछ इस तरह से नजर आए। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जी, बॉर्डर रेडियस। अब ये बॉर्डर रेडियस क्या होती है, अगर हम अपने बॉक्स को लिखें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस और इसकी पिक्सल में वैल्यू दूँ, तो ये आपके जो कॉर्नर्स हैं इसको राउंड कर देगा। ये कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए है, और यही काम हम अलग अलग जगह पे भी कर सकते हैं, जैसे टॉप से अलग, बॉटम से अलग, इस तरह अलग अलग इसको वैल्यूज पास कर सकते हैं। ये देखें, तो इसको हम राउंडनेस के लिए बेसिकली फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। बॉक्स शैडो भी हमारा कवर हो गया, और उसके बाद लिस्ट की प्रॉपर्टीज आ गई। अब हमारे पास जो लिस्ट होती है, ये हमारे पास दो टाइप की लिस्ट होती हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें एल, बेसिकली ओ एल, और इसके अंदर मैं एल आई बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं कंटेंट लिखूँगा आइटम डॉलर साइन, और मैं कुछ 5 लिस्ट आइटम्स बना लेता हूँ। और अब मैं जाके इसको भी बाय टैग नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें सबसे पहले लिखूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप। इसके अंदर ये हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास ये नंबरिंग में शो हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कुछ इस तरह से अमेरिकन के अंदर शो हो, तो ये हमारे पास आ गई अर्मेनियन के अंदर। अर्मेनियन के बाद अर्मेनियन की जगह अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस, ये सारे मेरे पास सारे के सारे ऑप्शंस हैं, डेसिमल लगाएंगे तो ये पॉइंट के साथ आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद डेसिमल लीडिंग ज़ीरो होता है, जॉर्जियन हमारे पास। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं, आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लिस्ट पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। इसके अंदर हमारे पास इनसाइड और आउटसाइड दो होते हैं। अभी हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट ओपन करेंगे, और देखेंगे कि इसके अंदर हमें डिफरेंस क्या नज़र आता है। यहाँ पे ना ये जो एरो का बटन है, इसको क्लिक करेंगे, जब ये ब्लू हो जाएगा तो जब आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर लेके जाओगे आपकी उसकी एक्चुअल स्पेस नज़र आएगी। जैसे अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें एल आई की एक्चुअल स्पेस नज़र आ रही है कि एल आई कहाँ से लेके कहाँ तक है, क्योंकि ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट है तो इसकी स्पेस हमें बिल्कुल एंड तक नज़र आ रही है। ठीक है, और देखा जाए तो ये जो स्टाइलिंग है ना, लिस्ट के जो साइंस आ रहे हैं ये भी हमें लिस्ट के अंदर ही नज़र आ रहे हैं। ये देखें, इनसाइड की वजह से ये लिस्ट के अंदर हैं, एल आई के अंदर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ आउटसाइड, तो ये आपको इसके बाहर नज़र आएंगे। ये देखो, ये इस टैग के बाहर है। तो ये है जी लिस्ट स्टाइल पोजीशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जब आप कोई कस्टम इमेज लगाना चाह रहे हैं किसी भी जगह पे, मतलब अगर आप किसी भी लिस्ट के पीछे एक अपनी बनाई हुई इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लिस्ट स्टाइल इमेज का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं एक इमेज ले लूँगा। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज मौजूद है डाउनलोड्स के अंदर, एक इमोजी पड़ा हुआ है मेरे पास, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ,
और अपने VS कोड में जाके यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं। अब इसको लगाने के लिए मुझे पहले लिस्ट स्टाइल टाइप को कमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट स्टाइल इमेज, और इसके अंदर आपने एक पास करना है URL के नाम से, जिस तरह से आप बैकग्राउंड इमेज में पास करते हैं, और ./smile.png। और अब जब आप अपने आउटपुट में जाएंगे तो आपको ये यहाँ पे इमोजी नज़र आएगा। क्योंकि हमने आउटसाइड लगाया हुआ तो ये लिस्ट के बाहर जा रहा है, तो इस वजह से हम इसको सही से देख नहीं भी पा रहे। अब हम यहाँ पे जाते हैं और इसको लिखते हैं इनसाइड, तो ये यहाँ पे हमें प्रॉपरली नज़र आएगा। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि आपको जो इमेज लगानी है उसके लिए आपको उसका साइज़ उतना ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हम लिस्ट स्टाइल इमेज की हाइट विड्थ को सेट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद हम अगला काम अपना करेंगे, ये भी टॉपिक हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी CSS की पोजीशंस। अच्छा जी, अब ये पोजीशंस है क्या? CSS पोजीशंस बेसिकली डिफाइन करेंगी हमारे पास, अगर हम आपको दिखा सके तो हमारे पास एक वर्ड होता है नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो जिसमें ये होता है कि एक एलिमेंट जो आप लिखते हैं उसके नीचे आप दूसरा एलिमेंट लिखते हैं, उसके नीचे आप तीसरा, और वो उसी ऑर्डर में आपको शो होता है। ये होता है हमारे पास नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। लेकिन जब आप पोजीशंस का यूज़ करते हो तो आप CSS के अंदर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो की बजाय जहां आपका दिल करता है आप एलिमेंट को सेटल डाउन कर सकते हो, चाहे वो नीचे बनाया आपने चाहे ऊपर बनाया। तो इस वजह से हम पोजीशंस का यूज़ करते हैं। और पोजीशंस बेसिकली एक पोजीशन प्रॉपर्टी हमारे पास होती है जो डिफाइन करेगी कि पोजीशन टाइप कौन सी होगी। जो लोकेशन हमारे पास बताएंगे वो चार एलिमेंट्स बताएंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। पोजीशन की टाइप पहले बताएंगे। हर टाइप के लिहाज से ये जो टॉप बॉटम लेफ्ट हैं ये अलग अलग तरह से काम करेंगे। जैसे अभी हम क्या करते हैं, इसको कमेंट करके एक डिव बनाते हैं मेन नाम से, डॉट मेन, और इसके अंदर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ डॉट इनर नाम से, एक बॉक्स बना लेते हैं। डॉट मेन को हम कहते हैं हाइट 250 px, विड्थ 250 px, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और उसके बाद जो इनर है डॉट इनर हाइट 50 px, विड्थ 50 px, और बैकग्राउंड कलर येलो। अगर हम अपनी आउटपुट में जाके देखें तो हमें ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ मार्जिन, इसको रहने देते हैं। अभी हम इसके ऊपर और नीचे, यानी कि ये जो मेन है इसके ऊपर और नीचे बहुत सारा टेक्स्ट ऐड करते हैं ताकि ये स्क्रॉलेबल बन सके, यानी कि हम साइड को स्क्रॉल कर सकें ऊपर और नीचे की तरफ। ये देखिए अभी हमारा टेक्स्ट आ गया और हमारा बॉक्स यहाँ पे। अब जी सबसे पहली हमारे पास पोजीशन की प्रॉपर्टी आती है स्टैट, हमारे पास स्टैटिक है। स्टैटिक बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो इस वजह से हम स्टैटिक को यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन रिलेटिव, और इसके साथ अब इसकी डायरेक्शन देंगे। ये तो हमने बता दी पोजीशन की टाइप कौन सी होगी, रिलेटिव टाइप होगी। रिलेटिव टाइप में क्या होता है कि जहाँ पे उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है, यानी कि ये उसकी एक्चुअल पोजीशन है अभी ये वाली, ये वहीं से मूव करेगी। टॉप की तरफ कितना करना है, लेफ्ट की तरफ कितना करना है, राइट की तरफ कितना करना है, और बॉटम की तरफ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट को कर जाओ 200 पिक्सल मूव कर जाओ, तो ये अपनी पोजीशन से, अपनी जो रिलेटिव पोजीशन है उस पोजीशन से 200 पिक्सल लेफ्ट को मूव करके। तो रिलेटिव के अंदर रिलेटिव टू इट्स पोजीशन, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ही वो मूव करेगी जिधर को मूव करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी पोजीशन एब्सोल्यूट।
एब्सोल्यूट डिफाइन करे जो चलेगा वो डायरेक्शन लेगा अपने पेरेंट के हिसाब से, यानी कि अपने पेरेंट से टॉप से 20, अपने पेरेंट से टॉप से 50, अपने पेरेंट से टॉप से जो भी आपने करना। अभी के लिए हम जो एब्सोल्यूट यूज करेंगे वो करेंगे इसके चाइल्ड में, और देखेंगे कि यहाँ पे एक और भी फिनोमेना परफॉर्म हो रहा है। अब मैंने किया इसे एब्सोल्यूट और इसे दे दिया लेफ्ट से 200 पिक्सल और साथ ही दे दिया लेफ्ट टॉप से 20 या फिर 50। अब ये यहाँ पे नहीं है, ये देख रहा है अपने जो एब्सोल्यूट टॉप वाला पेरेंट है, यानी कि बॉडी। बॉडी में जाके ये बॉडी से भी ऊपर HTML को डायरेक्शन ले रहा है और उसके हिसाब से लेफ्ट से 200 और टॉप से 50 पिक्सल ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर आपने इसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव नहीं दिया तो ये उसको अपना पेरेंट ही जो है वो तस्लीम नहीं करता, यानी कि उसको अपना पेरेंट मानता ही नहीं है। तो इस वजह से ये टॉप वाले एलिमेंट पे जाके उसको अपना पेरेंट डिक्लेयर कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से अब ये डायरेक्शंस ले रहा है टॉप से इतनी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने इसको इसके पेरेंट के हिसाब से यानी इसके हिसाब से डायरेक्शंस देनी है, तो ये आप कर सकते हैं कि इसके पेरेंट के अंदर जाके पोजीशन रिलेटिव लगा सकते हैं। अब ये अपने पेरेंट के हिसाब से पेरेंट के अंदर से 200 पिक्सल इधर को गया है और टॉप से 50 पिक्सल आया है। ठीक है। अब ये अपने पेरेंट के हिसाब से जब भी मूव करेगा, ना कि अपनी पोजीशन। रिलेटिव में ये था कि जहां पे इसकी अपनी पोजीशन थी वहां से मूव कर रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये अपनी पोजीशन से नहीं देख रहा, ये देख रहा अपने पेरेंट की पोजीशन से। यानी कि इसका पेरेंट के हिसाब से इसने डायरेक्शन लेनी। पेरेंट से टॉप अगर मैं देखूं तो मेरा कितना बनेगा, पेरेंट से अगर मैं लेफ्ट देखता हूं तो मेरा कितना बनेगा। लेकिन रिलेटिव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ये रिलेटिव है ना, इसको मैं लगाता हूँ टॉप से -200 px, तो ये अपने खुद की जगह से 200 पिक्सल ऊपर की तरफ चला गया। माइनस लगाया तो ये ऊपर की तरफ ऑब्वियसली जा रहा है। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट लगाएं तो एब्सोल्यूट अपनी पोजीशन नहीं देखेगा, वो अपने पेरेंट की पोजीशन के हिसाब से जाएगा। जैसे अभी मैं इसको -250 करता हूँ या 200 करता हूँ, टॉप से 50 कर देते हैं माइनस के अंदर। तो इसे तो चाहिए था अपनी पोजीशन, जो कि ये इसकी पोजीशन है वहां से करता, लेकिन इसने किया क्योंकि इसका पेरेंट ये है और इससे इसने ऊपर की तरफ -50 कर दिया, तो ये अपने पेरेंट के हिसाब से मूव करेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा जी स्टिकी। इसको हम अभी कमेंट करते हैं और अब हम लिखेंगे यहाँ पे स्टिकी। स्टिकी के अंदर मैं दे देता हूँ टॉप से 20 पिक्सल। अब ये देखा जाए तो अपनी जगह पे है, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो स्टिकी का काम क्या है? स्टिकी का काम तब होगा जब ये व्यू पॉइंट छोड़ने लगेगा, तब ये वहां पे एक स्टिक फिक्स्ड पोजीशन ले लेगा जब तक आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। जब ही ये अपनी पोजीशन पे दोबारा आएगा तो ये दोबारा से वहीं पे फिक्स होके नीचे की तरफ स्क्रॉल हो जाएगा। अब जितनी डायरेक्शन आपने ऊपर से दी है, अगर मैं यहाँ पे 70 करता तो जब ये ऊपर से इसके और ऊपर स्क्रीन के दरमियान 70 पिक्सल का फासला रह जाता, ये तभी स्टिक कर जाता, जैसे यहाँ पे। अब ये यहीं पे स्टिक कर गया। इसी तरह आप इसको मुख्तलिफ डायरेक्शंस पे जाके स्टिक कर सकते हो। तो स्टिकी हमारे पास कुछ इस तरह काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फिक्स्ड। लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है फिक्स्ड। अब फिक्स्ड ये क्या करती है, ये अपने एब्सोल्यूट पेरेंट यानी कि जो इसका बिल्कुल मेन पेरेंट है, जिसको आप बॉडी भी कह सकते हैं, उसके हिसाब से जो भी आप इसको डायरेक्शन दोगे ये उसके हिसाब से पूरे डॉक्यूमेंट में उसी प्लेस पे फिक्स हो जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे फिक्स लिख दिया और टॉप से हम दे देंगे इसको, टॉप की बजाय इस दफ़ा हम बॉटम पे देंगे। बॉटम यानी नीचे से 50 पिक्सल और लेफ्ट की जगह राइट से, यानी नीचे से 50 पिक्सल यहाँ पे और
राइट से यानी यहाँ पे, तो ये कुछ यहाँ पे फॉल करेगा। और ये पूरी स्क्रीन में ना अपने पेरेंट को देखेगा, ना पूरी स्क्रीन में किसी और कंटेंट को देखेगा, ये पूरी स्क्रीन में यहीं पे फिक्स रहेगा। अभी हमने इसको राइट से 200 किया, तो हम इसको राइट से भी 50 कर दें, तो ये कुछ यहाँ पे, अब ये पूरी स्क्रीन में यहीं पे फिक्स्ड है। वो तो स्टिकी है, वो तो एक फिक्स्ड और कुछ इस तरह का जो हमारे पास बिहेवियर दे रहा है, लेकिन ये फिक्स्ड जो है ये एक ही जगह पे फिक्स्ड है। कहीं पे भी स्क्रॉल कर लो ये यहीं पे रहेगा। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप्स आ जाती हैं। और इसके बाद हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसे हम बोलते हैं डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले क्या है जी? अभी हमने ब्लॉक लाइन, इनलाइन और इस तरह के टैग्स पढ़े हुए हैं, और आपको पता है कि ब्लॉक लाइन टैग क्या होते हैं, इनलाइन टैग्स क्या होते हैं। तो हम CSS के थ्रू भी इन प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि जो ब्लॉक लाइन टैग है उसको इनलाइन बना सकते हैं, इनलाइन टैग को ब्लॉक लाइन बना सकते हैं। एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इनलाइन, और उसके बाद इनलाइन ब्लॉक, और उसके बाद नन आ जाती है। तो हम देखते हैं जी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से क्या होता है। अभी के लिए हम अपने VS कोड में जाते हैं, इस टेक्स्ट को रिमूव करते हैं, इसको भी मैं रिमूव कर लूँगा। तो हमारे पास ये कुछ यहाँ पे रह गया। अब हमारे पास अगर हम देखें तो ये दोनों क्या है जी, एक ब्लॉक लाइन टैग है, क्योंकि ये फुल विड्थ लेते हैं और हमेशा आगे आने वाली चीज़, जैसे कि अभी हमने एक इनलाइन टैग लिखा, इसको हमेशा नई लाइन से शुरू करवाएंगे। अब इनकी पोजीशंस को भी रीसेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक स्पैन टैग आ रहा है हेलो के नाम से। इसी के आगे हेलो की ये खासियत है कि जैसे इसी के आगे मैं एक और एंकर टैग है हमारे पास, ए टैग, इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ तो ये इसी के सामने आएगा। क्यों? क्योंकि ये है हमारे पास इनलाइन टैग्स जो कि उतनी विड्थ लेते हैं जितनी उनकी कंटेंट का साइज होता है। इन्होंने चाहे कंटेंट एक लफ्ज़ है चाहे 10 लफ्ज़ है, इन्होंने कंटेंट के हिसाब से नहीं, बल्कि इन्होंने फुल विड्थ लेनी है, स्क्रीन की फुल विड्थ। तो इस वजह से जो आगे आने वाला कंटेंट होता है वो हमेशा नई लाइन से शुरू करता है। अब इसमें तो हम साइज दे रहे हैं प्रॉपरली, हाइट विड्थ चल रही है, मार्जिन पैडिंग भी चल रही है, लेकिन अगर हम स्पैन के अंदर देखें तो हमारे पास, अगर हम स्पैन को टारगेट करते हैं और इसके अंदर दिखते हैं पैडिंग 20 px और बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें पता भी चले। तो यहाँ पे पैडिंग हमारे पास काम कर रही है, लेकिन अगर मैं इसको साइजिंग देना चाहता हूँ, जैसे हाइट देना चाहता हूँ, हाइट 200 px, तो ये हाइट काम नहीं कर रही, यानी कि इस पर साइजिंग काम नहीं कर रही। अब विड्थ देख देख लेते हैं, वो भी काम नहीं की। अब मसला ये है कि जो हमारे पास इनलाइन टैग्स होते हैं उनके ऊपर साइजिंग का वर्क नहीं करते, यानी कि उनके ऊपर साइज वर्क नहीं करता। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक ब्लॉक लाइन टैग बना दूँ, जिस तरह पहले एक डिव ब्लॉक लाइन टैग है। तो ये इसके लिए मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। हमारे पास एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, इसमें अगर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, तो ये एक ब्लॉक लाइन टैग में जस्ट लाइक अ डिव इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें अब प्रॉपर साइजिंग भी आ रही है, जो हमने पहले दी थी ना, पहले काम नहीं थी कर रही, लेकिन अब काम कर रही है। अब प्रॉपर साइजिंग भी काम कर रही है। और लेकिन मसला ये हुआ है कि अब ये एक ब्लॉक लाइन टैग बन गया है, तो इसने ये जो एंकर टैग था, यानी ये जो इनलाइन टैग था, इसको भी नीचे भेज दिया। क्यों? क्योंकि इसने फुल विड्थ ले ली। अब अगर मैं डिव को इनलाइन टैग बनाना चाह रहा हूं तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा डिस्प्ले इनलाइन। तो अब इसको साइजिंग नहीं काम करेगी, सॉरी ये हमने कर दिया इसके अंदर, तो हमें करना था ये मेन के अंदर। तो
अब देखा जाए तो इसकी स्टाइलिंग नहीं काम कर रही। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमने साइजिंग दी हुई है, हाइट विड्थ इनलाइन टैग्स में काम ही नहीं करती। अब मसला ये आ गया हमारे पास कि अगर मैं चाहता हूं कि मैंने इसको साइज भी देना है, हाइट विड्थ भी देनी है स्पैन को, जो कि अगर स्पैन इनलाइन है तो नहीं काम कर रही, लेकिन मैं रखना भी इसको इनलाइन ही चाहता हूँ, इनलाइन भी रखना चाहता हूँ, लेकिन साइजिंग भी काम करे, तो हमारे पास एक थर्ड प्रॉपर्टी आती है जिसे हम बोलते हैं इनलाइन ब्लॉक। अब देखो, इनलाइन भी है, सामने इसके दूसरा कंटेंट भी आ रहा है, लेकिन ये प्रॉपर साइजिंग भी ले रहा है। तो इनलाइन ब्लॉक से ये होगा कि प्रॉपर्टी इनलाइन रहेगी लेकिन साइजिंग काम करना स्टार्ट कर देगी। अब ये टैग इनलाइन ही है लेकिन इस पे साइजिंग अप्लाई होना शुरू हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी नन। जैसे कि हमने ये इनर बॉक्स बनाया है वो येलो वाला, अगर मैं इसको डिस्प्ले नन करता हूँ, डिस्प्ले नन, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, यानी कि इसका डिस्प्ले हमने हाइड कर दिया, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। एक्चुअली HTML में तो ये है, लेकिन CSS में हमने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है जी फ्लैक्स बॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम CSS में कर रहे हैं। चंद जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, जैसे आज हमने दो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट पढ़े हैं, CSS की जो पोजीशंस हैं, बॉक्स मॉडल, और आज हमारा ये तीसरा टॉपिक होगा फ्लैक्स बॉक्स। अब ये फ्लैक्स बॉक्स क्या है? ये बेसिकली डिस्प्ले की ही एक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके अंदर हम लेआउट्स बनाते हैं, यानी कि ऐप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला डिव यहाँ पे आ रही है, ये डिव यहाँ पे आ रही है, ये एक डिव के सामने दो दो डिव्स आ रही हैं। इसको हम किस तरह से करते हैं, इसके अंदर हम स्टाइलिंग, स्ट्रक्चर्स और लेआउट्स किस तरह से प्रॉपर डिफाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स। अब रिस्पॉन्सिव लेआउट्स क्या होते हैं कि हर स्क्रीन के लिहाज से कम ज़्यादा, जैसे अभी हमने इंस्पेक्ट मोड किया, यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये बार्स आ जाएंगी। इससे मैं स्क्रीन का साइज़ कम ज़्यादा करके देखूंगा तो ये हर स्क्रीन के लिहाज से अलग अलग तरह सेटअप है। जैसे ये साइड बार चली गई, ये बटन में आ गई, ये वो, इस तरह की एडजस्टमेंट्स की गई हैं ताकि कंटेंट किसी भी स्क्रीन पे ख़राब नज़र ना आए, तो इसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। तो इस तरह के लेआउट्स बनाने के लिए भी हमारे पास ये हेल्प करती है। अब इसको करते कैसे हैं, मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ, इसको हाइड करने के बाद मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ बॉक्स, एक मेन के नाम से या फिर कंटेनर के नाम से एक बॉक्स बनाता हूँ, और उसके अंदर डॉट चाइल्ड के नाम से, किस, क्योंकि क्लास नेम है ना, तो क्लास नेम हम कोई भी दे सकते हैं, चाइल्ड की जगह, कंटेनर की जगह कोई भी क्लास दे सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, तीन चाइल्ड्स बना लिए, एक कंटेनर बना लिया। अब हम डॉट कंटेनर को हाइट देंगे, बेसिकली इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे, ग्रीन ही दे देते हैं, और जो इनके चाइल्ड हैं इनको हम हाइट देंगे 100 px, और मार्जिन देंगे 10 px, और बैकग्राउंड कलर देंगे येलो। आउटपुट जाके देखते हैं कैसा शो हो रहा है, ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं। अच्छा, इनकी हम हाइट के साथ साथ विड्थ भी सेट करेंगे, विड्थ ये कुछ इतने इतने हमें नज़र आएंगे। अब देखा जाए तो ये नीचे ऊपर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आमने सामने या एक लेआउट अगर स्ट्रक्चर सेट करना है तो हम किस तरह से सेट करेंगे ये हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास हम कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं जो कि हमें लगता है कि ये सामने आने चाहिए। जैसे हमारे पास इसके अंदर एक नया बार है, अब इस नया बार के अंदर ये इमेज भी है, ये एलाइज बनी हुई हैं, ये बटन्स बने हुए हैं, ये हमने तीन चार स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। एक प्रॉपर बड़ी डिव ली है, उसके अंदर एक डिव के अंदर इमेज आ गई, एक डिव के अंदर ये नया बार आ गई, एक डिव के अंदर ये बटन आ गया। तो इन डिव्स को हम सामने कैसे लेके आएंगे, ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास क्या है जी, डिस्प्ले बॉक्स काम करता है। तो अब आपने ये याद रखना है कि इनका, देखो, ये इनके चाइल्ड्स हैं,
यानी कि जिस एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट्स हैं ना, जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ये उसके चाइल्ड हैं और ये इनका पेरेंट है। तो हमने जितनी भी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ अभी तक यूज़ करनी है वो सारी पेरेंट पे करनी है। चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए, आज के लिए हम पेरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पेरेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर तो सबसे पहले मैं इसके पेरेंट को यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्प्ले लिखूँगा और इसको करूँगा फ्लैक्स। जैसे ही मैं फ्लैक्स करूँगा आप देखोगे कि ये देखो हमारे पास हमारी जो डिव्स थी वो ऑटोमेटिकली आमने सामने आ गई। अब इनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे मैं हॉरिजेंटली अगर इनको कंट्रोल करना चाह रहा हूँ एक्स एक्सिस में, यानी लेफ़्ट टू राइट किसी भी डायरेक्शन में इसको कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट। इसको अगर मैं लिखूँ ना सेंटर, तो ये इस वाले यानी इसके पेरेंट, क्योंकि हमने पेरेंट को दिया ना, तो ये पेरेंट के बिल्कुल सेंटर में सारा कंटेंट ले आएगा। ये देखो इधर से भी उतनी स्पेस, इधर से भी उतनी स्पेस। अगर मैं लिखूँगा एंड इसकी सेंटर की जगह एंड, तो ये एलिमेंट के एंड साइड पे यानी राइट साइड पे ले जाएगा। ये एलिमेंट का स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड और एंड होता है राइट साइड। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर स्टार्ट लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली फिर यहीं पे ले जाएगा। उसके बाद तीन और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हम लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, यानी इर्द गिर्द से इक्वल स्पेस में इनको डिवाइड कर दूं तो ये किस इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ से भी स्पेस, यहाँ से भी स्पेस, इसकी भी यहाँ से स्पेस, इसकी भी यहाँ से ये इक्वली अराउंड यानी इर्द गिर्द से स्पेस इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। लेकिन अगर देखा जाए तो साइडों से स्पेस ज़्यादा है, कम है और दरमियान में से ज़्यादा है। इसको मैनेज करने के लिए हम स्पेस इवनली लगा सकते हैं, यानी बराबर स्पेस डिफाइन करो। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर स्पेस इवनली लगाया तो अब बराबर सब में स्पेस आ रही है, लेफ्ट राइट दरमियान से बराबर स्पेस आ रही है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे लिखते हैं स्पेस बिटवीन, तो ये सिर्फ दरमियान से स्पेस लेगा, साइडों से स्पेस ही नहीं लेगा, कुछ इस तरह। तो अब ये बन गया ना। अब इस डिव के अंदर अगर मैं इसको साइज ना देता तो इसके अंदर मैं अपने लिंक्स रख सकता था, इसके अंदर मैं अपने लोगो रख सकता था, इसके अंदर अपना बटन रख सकता था। इसी तरह अगर मुझे इसको वर्टिकली देखना है तो इसकी मैं हाइट अभी करता हूँ अपने मेन बॉक्स की 300 px, ये कुछ इतना हो जाएगा। अब मैंने देख लिया इसको हॉरिजेंटली यानी इस डायरेक्शन में मैंने कंट्रोल कर लिया। अब हम इसको इस डायरेक्शन में कंट्रोल करेंगे वर्टिकली टॉप या बॉटम की तरफ। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स, इसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टार्ट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और एक होती है सेंटर जो कि इसको वर्टिकली सेंटर में कर देगी यानी इस डायरेक्शन में बिल्कुल सेंटर में ले आएगी, और एक होती है एंड, ये बिल्कुल इसे एंड में ले जाएगी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है जी फ्लेक्स डायरेक्शन, यानी कि ये जो आपका कंटेंट है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अभी इसकी डायरेक्शन है रो में यानी हॉरिजेंटली, ये इधर से इधर को जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कर दूं कॉलम तो ये ऊपर से नीचे की तरफ यानी वर्टिकली जाएगा। ठीक है, अब ये वर्टिकली जा रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉलम रिवर्स भी होता है। अभी हम इसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स 1, बॉक्स 2 और इसके अंदर बॉक्स 3। तो अभी के लिए ये आपको नजर आ रहे हैं बॉक्स 1, 2 एंड 3। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अभी तक देखो मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज दी हैं कोई भी अंदर वाले टैग्स को नहीं दी, सारी की सारी मैंने इस टैग को दी हैं जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ ना फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ को जाना स्टार्ट कर देगा 1, 2, 3। इसी तरह रो हमारे पास है, रो बाय डिफ़ॉल्ट है इधर से लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगी, लेकिन अगर मैं रो रिवर्स लिख दूँ तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, जैसे 1, 2 और 3। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। और इनके दरमियान जितनी भी स्पेस हमने ऐड करनी है उसको हम देखो, अभी हमारे पास ये बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि मैंने यहाँ से मार्जिन ख़त्म कर दिया। तो मैंने अगर इन सब के दरमियान इक्वली स्पेस देनी है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गैप। गैप के अंदर मैं जितनी प्रॉपर्टी लिखूंगा वो सब के अंदर एक इक्वली गैप क्रिएट करेगा, जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा गैप, जितनी कम उतना कम गैप।
ठीक हो गया। तो ये थी जी आज की हमारी क्लास। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी इसकी। अगर किसी किस्म की कोई भी समझ ना आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या दोबारा से एक दफ़ा अगर आप लेक्चर सुनते हैं या किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो कर सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको मैं अगर देना चाहूँ तो हम एक नैव बार बनाएंगे। नैव बार किस तरह की हो सकती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अगर हमने देखा था तो हम सिंपल नैव बार में जाएंगे, यहाँ पे लोगो आ जाएगा, सेंटर में कुछ लिंक्स आ जाएं और एक साइड पे यहाँ पे बटन आ जाए। ठीक है। उसके बाद हमने आपको एक कार्ड बोला था, उस कार्ड को अब दोबारा से क्रिएट करें। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टाइलिंग आ गई जिसके थ्रू हम अच्छा कार्ड बना सकते हैं। उसके ऊपर शेडो अप्लाई करें, इस तरह की चीज़ें। लिस्ट को स्टाइल करके देखें और हर चीज़ को कंबाइन करके एक अच्छी सी चीज़ बनाने का सोचें। मैं अब आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर अंदर हम एक लास्ट क्लास निकालेंगे जिसके अंदर हम अपनी सीएसएस को फिनिश करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, तो हमने बॉक्स मॉडल पढ़ा जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर देखते हैं एलिमेंट का, कि स्ट्रक्चर क्या होता है, किन किन प्रॉपर्टीज़ पे एक एलिमेंट डिपेंड करता है। उसके बाद स्टाइलिंग में हमने बॉक्स को और टेक्स्ट को शेडो देना सीखा, लिस्ट को हमने कस्टमाइज़ करना सीखा, पोजीशंस देखी कि किस तरह से हम लेआउट को कंट्रोल करते हैं, कहाँ पे एलिमेंट शो करवाना है, ये चीज़ें देखते हैं। डिस्प्ले में देखा कि किस तरह से हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को, ब्लॉक लाइन को इनलाइन में, इनलाइन को ब्लॉक लाइन में, और इनलाइन को इनलाइन ब्लॉक में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिव अलाइनमेंट्स के लिए हमने फ्लैक्स बॉक्स देखा। और इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आने वाली है उसमें हम क्या करते हैं, कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांजिशंस क्या होती हैं, ट्रांसफॉर्म्स क्या होते हैं, एनिमेशंस किस तरह से लगती हैं। और हो सके तो हम देखेंगे, हमारा जो लास्ट टॉपिक रह जाएगा, कि हम मीडिया क्यूरीज किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी कोर्स को कंप्लीट किया जाए, ताकि आप लोग अपनी डिजिटल जर्नी को स्टार्ट कर सकें। तो स्टे ट्यून, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।